हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपना अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर 19 होगा हमारा बैंकिंग कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 9th का आईसीएसई बोर्ड का। तो चलिए फटाफट अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। पहले हम लोग समझेंगे बेटा कि मीनिंग ऑफ बैंक और बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंक का मतलब क्या होता है बेटा, वो कंपनी, ठीक है ना, जो कलेक्ट करता है पैसा पब्लिक से और डिपॉजिट के फॉर्म में, उसके बाद उसी पैसे को लेंड कर देता है, मतलब किसी और को उधार के तौर पे देता है। ओके, और बदले में क्या करता है बेटा, उससे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है ना, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जो प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी किस चीज़ की सर फैसिलिटी, कीप सेविंग लेंडिंग ट्रांसफर मनी, मतलब आपके पैसे को संभाल के रखता है, उसे आपको उधार देता है और पैसे को ट्रांसफ़र करता है। एग्जाम्पल सर, कीप सेविंग का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैंक्स में देखोगे आपके पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट होगा। तो मेरे पास पैसा है, अगर मुझे सेव रखना है घर में, मुझे लगता है मेरे घर में चोरी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो बैंक वो प्लेस है जहाँ पे मुझे अपने पैसा को सुरक्षित रखने का मौका मिलता है। प्लस यहाँ पे मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, वो भी रिस्क फ्री। मतलब सर रिस्क फ्री कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपन, हम लोग एफडी करा सकते हैं, हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग को एक रिस्क फ्री रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। वही उसके अलावा बात करें स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो आपको रिस्क फ्री रिटर्न जैसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये तो हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं लेंडिंग का। लेंडिंग का मतलब सर बैंक क्या करती है, आपको लोन देती है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की सर्विस देती है। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट की सर्विसेज देती है, ये सारी चीज़ें आपको देती है। उसके बाद ट्रांसफ़र मनी आपने देखा होगा, आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो। नेट बैंकिंग से क्या कर सकते हो, आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, यूपीआई वगैरह भी देखते हो तो बैंक बैकएंड पे वो बैंक ही काम कर रही होती है। फिर आपको आरटीजीएस भी देखने को मिलता है। ओके, फिर निफ्ट भी आपको देखना पड़ता है। ओके, निफ्ट जैसे पेमेंट सर्विसेज आपको बैंक देती है, जहाँ पे आप एक अच्छा खासा अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली लेके जाना है, तो मेरे लिए हाथ में जेब में लेके जाना वो पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा रिस्क है उसमें। तो बैंक ये सारे प्रॉब्लम्स को मेरे लिए सॉल्व करता है। ठीक है ना। बैंक को सर हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं, तो बैंक के रेगुलेशन के लिए हमारे देश में प्रॉपर बेटा इसकी एक्ट बनाई गई है, जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसमें का बैंक का डिफाइन क्या किया गया है। इस एक्ट के हिसाब से बैंक को डिफाइन किया गया बेटा, और ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। क्या डेफिनेशन है बेटा, बैंक का मतलब वो होता है जो एक्सेप्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग मनी, एक्सेप्ट करता है आपका, ठीक है ना, पैसा जो आपके सेविंग्स होते हैं, मनी होती है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग मनी ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब आपके डिपॉजिट जो आपके पैसे होते हैं, जो आपका पैसा होता है, मनी होता है, उसको क्या करता है, अपने पास लेता है, आपसे डिपॉजिट के तौर पे लेता है। ओके, और उसको फिर क्या करता है, फर्दर वो दूसरे को लोन के तौर पे देता है और उस पर इंटरेस्ट कमाता है, जिससे थोड़ी इंटरेस्ट आपको भी देता है और बीच का जो मार्जिन होता है जिससे बैंक अपनी प्रॉफिट बनाती है। ठीक है ना। ओके, फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन द डिमांड एंड अदरवाइज। फिर जब जो लोग पैसा जमा करते हैं, मान लो मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलाया और वहाँ पे मैंने पैसा डाला, तो अब क्या वो पैसा मैं वापस कभी नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ, जब मुझे चाहिए मैं निकाल सकता हूँ। या फिर उसकी कोई टर्म है, जैसे फिक्स डिपॉजिट मैंने करा रखा है 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, तो 5 साल जो टर्म मेरा पूरा हो जाएगा बेटा, तब मैं क्या कर सकता हूँ, उसे विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है ना। विड्रॉ कैसे कर सकते हैं सर, हम लोग ड्राफ्ट के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग चेक्स का यूज़ करके विड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग एटीएम का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूपीआई का देखते हो ट्रांसफ़र करने के लिए, हम लोग पैसा किसी को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मीडियम्स होते हैं बेटा पैसा को विड्रॉ करने के लिए। इसी वजह से कहा जाता है बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और एडवांस करता है लोन। इट परचेसेस द सेल मनी, ठीक है ना, पैसे को बेसिकली एक तरीके से देखा जाए पैसे को खरीदता है और पैसे को ही बेचता है। ये किसी गुड्स एंड सर्विसेज में डील नहीं करता, ये पैसे को ही, मतलब ना इसकी स्टॉक वगैरह जो है सब पैसा ही है। ठीक है ना। ये ट्रांजेक्ट करता है अदर रिलेटेड बिजनेसेस को। अ बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक जो होता है बेटा दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा अलग होता है, जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और एडवांसेस मतलब लोन के तौर पर ये देता है, बट दे कैन नॉट क्रिएट द क्रेडिट। ठीक है ना, ये खुद से पैसा नहीं बनाता, ये लोगों से लेता है। जैसे एक हल्का सा समझाने के लिए मैं बोलूँ, लेट से मेरे पास 1000 रुपीज़ है। ओके, मैं जाता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जा करके अपने पैसों को डिपॉजिट करता हूँ अपने सेविंग बैंक अकाउंट में। किस में बेटा, सेविंग बैंक अकाउंट के भीतर।
अब ध्यान देना, SBI मेरे को प्रॉमिस करती है कि वो 10% का इंटरेस्ट मुझे देगी, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ओके, फर्दर क्या करेगी SBI को, जब 10% मुझे देना तो SBI क्या करेगी फर्दर ये 1,000 रुपये को, ठीक है ना, लेट से मैं बोलता हूँ 20% के इंटरेस्ट पे किसी और को दे देगी, किसी बिजनेस को दे देगी। मतलब SBI क्या करेगी, 1,000 रुपये पे 20% यानी 200 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करेगी और 1,200 रुपये सामने वाले से वसूलेगी। और मेरे को क्या करेगी, ये 1,000 रुपये प्लस इस पर 10% इंटरेस्ट डैट इज़ 100 रुपीज़, 1,100 रुपये मुझे दे देगी। और बीच में का जो बचा हुआ बेटा 100 रुपीज़ का ये जो मार्जिन है ये प्रॉफिट हो जाएगा SBI का, ठीक है ना। SBI मतलब ऑब्वियस ही बात, अपने खर्चे कट करके ये उसका हिस्सा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब पैसा मेरा, अब SBI को ये 100 रुपये क्यों मिला, क्योंकि उसने रिस्क लिया। रिस्क किस चीज़ का सर, मान लो कि ये जो 1,200 रुपये लोन के तौर पे SBI ने दिया है, किसी कारणवश ये 1,200 रुपये रीपेमेंट नहीं होता है और जो पैसा ले रखा है बंदा वो भाग जाता है, कुछ भी होता है, तो उससे एक्चुअली मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं डायरेक्टली SBI के पास पहुंचूंगा, मुझे SBI को बोलना होगा कि भाई मेरा 1,000 रुपया दे और इस पर इंटरेस्ट दे। आई रियली डोंट केयर कि तुमने इस पर आगे फर्दर किसको लोन दिया है, कितना ब्याज दर पे दिया है, डूब गया है, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। मुझे मतलब नहीं है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मुझे मेरा इंटरेस्ट दोनों ही चाहिए और SBI को ये चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, आगे बात करते हैं बेटा। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ बैंक्स। अब बैंक्स के बेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब हर एक देश में एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ओके। आप नेपाल में देख लो, नेपाल राष्ट्र बैंक है। आप US में देख लो, वहाँ पे फेडरल रिजर्व है। तो हर जगह देखोगे बेटा, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे चीज़ों को देखता है, बैंकिंग से रिलेटेड सारे मसलों को वो देखता है। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंकिंग से रिलेटेड सारे मसलों को देखता है कि बैंक को कैसे पैसा देना चाहिए, क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ होगी, कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, रेपो रेट बढ़ाना घटाना, ये सारे काम सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है ना। द मेन बैंक होता है ये, ठीक है ना, कंट्री का, जो कंट्रोल करता है मनी की सप्लाई को, करेंसी को। ये मैनेज करता है इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है, इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है ना। ओके, लुक आफ्टर द बैंक, ठीक है, लुक आफ्टर अदर बैंक मतलब दूसरे बैंक को ये डायरेक्ट करता है। और दूसरे बैंक को क्या करना पड़ता है बेटा, इसको मानना पड़ता है, क्योंकि ये जो बैंक होती है गवर्नमेंट के अंदर आती है। बेसिकली समझ लो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो दूसरे बैंक को इसके थ्रू ऑर्डर देती है, ओके, और दूसरे बैंक को ये मानना पड़ता है। कॉमनली इंडिविजुअल डू नॉट यूज़ इट डायरेक्टली। हम और आप हम लोग चाहेंगे इस बैंक के भीतर अगर अकाउंट खुलवाने के लिए तो नहीं खुलवा सकते हैं, ओके। यहाँ पर किसके अकाउंट्स होते हैं, ये बैंकों के बैंक होता है, ठीक है, इसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है। एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में है, ठीक है ना। ये हेल्प करता है इकोनॉमी को स्टेबल रखने में। जैसे मान लो कोरोना के समय में क्या हुआ कि लोग घर में बंद थे, लोगों को पता ही नहीं था कि आगे चल के फ्यूचर क्या होगा, क्या ज़िंदगी भर हम लोग को इसी रूम के भीतर रहना पड़ेगा। काफ़ी लोग असमंजस में थे, डरे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि काम करते हैं, लोगों के पास पैसा था लेकिन लोगों ने पैसा को सेव कर लिया, जिससे मार्केट में पैसा आना बंद हो गया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जब पैसा मार्केट में नहीं आएगा, लोग खर्चेंगे नहीं, तो लोगों की इनकम भी नहीं होगी। जब इनकम नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जाने लगेगी, गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन रुक जाएंगे, डिमांड घट जाएगा, जिससे पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। क्योंकि इकोनॉमी को तो चलाना था, चाहे रूम के अंदर बैठ के चला या फिर आज हम लोग आज़ाद होकर घूम रहे हैं। ऐसा जब कोविड का टाइम था 2020-21 में, तो कोई आसानी से ये सोच नहीं सकता था कि सच में वो दिन जो हम लोग जीते थे वापस आ भी पाएगा हमारे जीवन में या फिर नहीं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि RBI ने बोला कि ठीक है, हम लोग जो इंटरेस्ट रेट है, जो बैंक अगर लोन देती है इंडिविजुअल को, तो उस पर ब्याज दर है वो बहुत ही कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आसानी से लोगों को मिलेगा और वो पैसा वो खर्चेंगे। जब वो खर्चेंगे तो कहाँ खर्चेंगे, कुछ ना कुछ सर्विस से बनाएंगे, कोई गुड्स बनाएंगे जिसे मार्केट में बेचा जाएगा। जब बेचा जाएगा तो हमारे पास नौकरी चाहिए होगी, लोगों के स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टाफ को नौकरी मिलेगा, स्टाफ को नौकरी मिलेगा तो उसके पास भी पैसा जाएगा, ठीक है। जब बिजनेस चलती है, मान लो कि मैंने डिसाइड किया कि लेट्स से ये पेन को मैन्युफैक्चर करना है, तो इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्लास्टिक मैंने खरीदा होगा, कहीं से इंक खरीदूंगा, कहीं से इसकी जो ऊपर की निब होती है वो मैं परचेज करूंगा, ओके ना। ये सारे चीज़ें मैं परचेज करूंगा, प्लस इसको बनाने में मशीनरी चाहिए होगी, मशीन खरीदूंगा, उसमें लेबर लगते हैं तो लोगों को लेबर के तौर पर रखूंगा, मैनेजर चाहिए होंगे, एडवर्टीजमेंट टीम चाहिए होगी, प्रमोशनल टीम चाहिए होगी, सर्विस टीम चाहिए होगी, प्लस मुझे डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए होगा, प्लस हर एक चीज़ चाहिए होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक बिजनेस जब खुद खर्चता है तब बहुत लोगों का घर इससे कनेक्ट होता है और वो चलता है।
तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम लोग सस्ते दाम पे लोन देंगे जिससे आप मार्केट में जाके खर्चो पैसा, जिससे जो दूसरे एसोसिएटेड जो लोग हैं उनका भी घर वापस चलना स्टार्ट हो, और जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी की जो क्रंच हो गई है, पैसे खत्म हो गए हैं, वो वापस से आए, जिससे हमारी इकोनॉमी थप ना पड़ जाए। बिकॉज इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना, और बहुत ही फास्टेस्ट इकोनॉमी के तौर पर हम लोग आज के समय उभर भी रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए, तो ये आरबीआई ही करती है, ठीक है। ओके, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है रेगुलर क्लासेस में, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। ओके, बट मैंने जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं, राइट, इसमें मैं लगभग एक आध घंटा लेके हर एक चीज़ समझाता हूँ, यहीं पे रेपो रेट के कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। ओके, रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह में बताता हूँ। तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, बट अभी के लिए आपको क्लिक कर गया होगा अगर मेरे स्टूडेंट हो तो। अगर नहीं भी हो, कहीं आउटसाइडर से कहीं से पढ़ के आ रहे हो, तो तुम्हें स्टिल चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी। ओके, आगे बात करते हैं। दूसरा बेटा होता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? जो रिजर्व बैंक नहीं होता वो कॉमर्शियल बैंक होता है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, मतलब कि सर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है उसके अलावा और कोई भी बैंक है तो वो हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, आप ले लो एग्जाम्पल। इतने सारे विभिन्न विभिन्न एग्जाम्पल मैंने जो लिए हैं, ये सारे कॉमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल। ये क्या करते हैं आपसे पैसा लेते हैं और लोगों को उधार देते हैं, उस पर फिर वो इंटरेस्ट कमाते हैं, जो ऊपर अभी डेफिनेशन पढ़ा, तो ये काम ये कॉमर्शियल बैंक करते हैं। ओके ना, ठीक है। ये डील करते हैं जनरल पब्लिक से, यानी हम और आप जाकर के इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स का भी अकाउंट होगा, जैसे मेरा अकाउंट किस में है, मेरा अकाउंट कैनरा बैंक में है, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ओके, वहीं मेरे पापा का अकाउंट देखोगे यूनियन बैंक में है। तो वैसे ही आपके पेरेंट्स का भी अकाउंट किसी न किसी में होगा, किसी का HDFC में होता है, किसी का एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया में होता है, मतलब एक्सिस बैंक में होता है। तो इस बात को ध्यान देना, ये जनरल पब्लिक और बिजनेस जो है यहाँ पे जाकर के अपना अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और प्रोवाइड कराते हैं लोन, लाइक सेविंग अकाउंट आपको ओपन करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाते हैं, बिजनेस क्रेडिट्स देते हैं, मतलब बिजनेस को लोन वगैरह भी देते हैं। ये हेल्प करते हैं लोगों को सेव करने में पैसा को, और लोन को उनके नीड्स के हिसाब से उनको लोन भी दिया जाता है। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। मान लो कोई ऐसी बिजनेस है जो बड़े लेवल पे काम करना चाहती है, लेट्स से कोई बिजनेस है जो चाहती है कि काम करते हम लोग एयरलाइन कंपनी खोलते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट परचेज करना होगा, या फिर मेरे को लगता है कि हम क्या करते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाएंगे, 1-1 हज़ार फ्लैट्स होंगे उसके अंदर और बेचेंगे, या बहुत बड़ा मॉल बनाएंगे, तो ये होता है ये इंडस्ट्रियल बैंक। या बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप करना है, जैसे रिफाइनरीज वगैरह लगाना है ऑयल की, ये सारी जगह, तो यहाँ पे क्या होता है इंडस्ट्रियल बैंक्स आते हैं जो कि फाइनेंशियली हेल्प करते हैं बिजनेसेस को, उनको एक्सपैंड करने में, एक ऐसी हाईटेक मशीन्स वगैरह परचेज करनी है उन सब में, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए। और अल्टीमेटली इसका भी मकसद वही होता है कि इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो लोगों का रोजगार मिलेगा, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो तो आप एक्सपोर्ट करते हो, तो इससे क्या होता है फॉरेन करेंसी आती है, तो हमारे देश की इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसी वजह से इंडस्ट्रियल बैंक भी खोले जाते हैं। ओके, ICICI बैंक का देख लो ना, ICICI बैंक क्या है, बेसिकली ये इंडस्ट्रियल बैंक है। ओके, लेकिन कॉमर्शियल बैंक के तौर पे काम करता है। मतलब आज के समय में ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल बैंक अलग काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल बैंक अलग काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर बैंक अलग काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, एक ही बैंक सारा काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैंक्स हैं जो कि सर्टेन डोमेन में ही काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है ना, ये केवल लोन देते हैं और पैसा देते हैं फार्मर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को, जिससे वो रूरल और डेवलपमेंट हो सके, मतलब गांव वगैरह में वो खेती होती कर पाए। जैसे नाबार्ड आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये जो बैंक है केवल ये रूरल एरिया में काम करते हैं और किसानों को पैसा देते हैं लोन के तौर पे, जिससे वो अपने फार्मिंग के जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर पाएँ। फिर पांचवा आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या कौन होता है? मेंबर्स होते हैं जिसको ओपन करते हैं, जैसे जस्ट लाइक किटी पार्टी होता है ना, बहुत ही समझ लो किटी पार्टी इज लाइक का बहुत ही स्टार्टिंग का पॉइंट, बट ये बहुत ही एडवांस होता है। मतलब यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं मिनिमम 10 लोग होते हैं, 10-12 लोग मिल करके इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, और फिर क्या होता है इसके मेंबर्स ही इसमें अकाउंट खुलाते हैं और इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं, और यही इनको ही जब जरूरत पड़ता है तो पैसों को निकालते हैं और यूज़ करते हैं, फिर फाइनली उसमें रीपे कर देते हैं। ओके, तो यही चीज़ को बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर द बैंक्स ओन एंड ऑपरेटेड बाय द मेंबर्स हु यूजुअली बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी और प्रोफेशन. These banks work mostly in the rural or semi-urban areas to help economically weaker section by giving them loan at the low interest. ठीक है ना, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जिनके पास पैसे की कमी है उनको कम ब्याज दर पे पैसा दे करके, जिससे उनको बेनिफिट हो. तो ये बात समझ में आया.
आगे बात करते हैं हम लोग। ओके, एक मिनट रुकना। हाँ चलो, अब ध्यान देना मेरी बात को बेटा। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सर क्या फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के? तो बेटा एक तो पैसा आपसे लेते हैं, फिर आप लोन देते हैं, फिर एजेंसी फंक्शन करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम है LIC में, हर महीने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना होता है, तो ये मेरे बिहाफ पे कर देंगे। मुझे रेंट पे करना है वो कर देंगे, ठीक है, टैक्सेस पे करना है वो कर देंगे। तो ये अलग एजेंसी फंक्शंस भी आपके लिए करते हैं। फिर जनरल यूटिलिटी के काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे क्या करना है, एक डिपॉजिट लॉकर चाहिए जहाँ पे अपने गोल्ड हो गया या फिर कोई भी ऐसे जो प्रीसियस एसेट्स होते हैं उसको मुझे स्टोर करना है, तो वो काम करते हैं। मुझे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज देते हैं। ओके, मुझे लगता है कि मैं देश के बाहर हुआ, मुझे पैसा अपने घर भेजना है पैसा कमा करके, ठीक है। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो क्या हुआ कि मान लो एक इंसान है, ठीक है, ओके, इसका नाम है मिस्टर श्याम, ध्यान देना। अब ये क्या करता है, ये इंडियन आदमी है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं USA। ओके, USA में जाके अच्छा पैसा कमाते हैं। ओके, अब क्या होता है कि हर साल ये चाहते हैं कि 2 लाख रुपए ये इंडिया में भेजे अपने पेरेंट्स के पास, ठीक है, इनके पेरेंट्स इंडिया में ही हैं, तो ये हर साल इंडिया में पैसा भेजते हैं। मतलब अर्न कहाँ कर रहे हैं, पैसा कमा कहाँ रहे हैं, USA में कमा रहे हैं, लेकिन ये 2 लाख रुपए हर साल सेव करके वो इंडिया में सेंड कर रहे हैं। किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे वो रह पाए, अपने फैमिली के लिए, बीवी बच्चों के लिए, व्हाट्स तो एवर द केस में भी। तो ये बेटा जो 2 लाख ना भेज रहे हैं ना हर साल इंडिया में, जो अर्न किया गया USA में लेकिन भेजा जा रहा है इंडिया में, ओके, इसी को बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस ऑब्वियस सी बात है, ये 2 लाख रुपए हर साल वो जेब में लेकर के तो नहीं आएंगे ना, तो ये ट्रांसफ़र करते हैं बैंक के थ्रू। जब बैंक के थ्रू बेटा ये ट्रांसफ़र होता है तो इसको ये काम कौन करता है, ये भी तो बैंक ही कर रहा है ना। हाउएवर बैंक इसके बदले में क्या करता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस आप पे लगाता है। क्या करता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस आप पे लगाता है और आपका फ़ंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बात करते हैं बैंक अकाउंट्स के टाइप कितने होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है सेविंग बैंक अकाउंट, जहाँ पे आप कुछ भी पैसा सेव करते हो, वहाँ पे जाके उस बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। इस पे आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट मिलता है, जैसे कि 2 से 3% के आसपास इस पे इंटरेस्ट आपको दिए जाते हैं। ओके, वहीं बात करते हैं जब बिज़नेस की बात आती है, जो कि बड़े करोड़ों के ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पे वो बहुत अनलिमिटेड पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में ना एक लिमिटेशन होता है कि इसके ऊपर अगर आपने डिपॉजिट किया, मतलब 50 बार से ज़्यादा, मतलब 3 बार से ज़्यादा, 5 बार से ज़्यादा, एक होता है ना कि अनलिमिटेड डिपॉजिट कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन होता है, क्योंकि ये बेसिकली सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। अगर लिमिट के ऊपर करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं बैंक को, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर समय के लिए आप पैसा को डिपॉजिट करते हो। मान लो क्या हुआ कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अब 1 लाख रुपए जो मेरे पास है बेटा, ये मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये सेविंग अकाउंट है, मतलब ये मेरे पास सेव्ड पैसा है और मैं चाहता हूँ इस पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं चाहता हूँ इस पर मेरे को रिटर्न मिले। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा किसी भी बैंक के, लेट से मैं बोलता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं चाहता हूँ, बोलता हूँ मेरे को FD खुलवा दीजिए, ठीक है ना। FD क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, जहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स्ड पीरियड के लिए डिपॉजिट करवा दिया। लेट से मैंने 2 साल के लिए यहाँ पे डिपॉजिट करा दिया, तो SBI बोलती है ठीक है, हम लोग इस पर क्या करेंगे, 6% पर एनम का आपको, बेसिकली 6% का आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट। अब ध्यान देना इस बात को, इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट है जो 6 साल के लिए, आप 2 साल के लिए आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, जिस पे आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। बीच में आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर करते हो तो आप पे पेनल्टी लगता है और आपको ये इंटरेस्ट बेसिकली नहीं मिलता है, इन शॉर्ट ये रहता है। लेकिन वहीं सेविंग बैंक अकाउंट में देखोगे ये ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता है। आप लेट से मेरे पास 100 रुपये, तो 100 रुपये आज जमा कर दो, कल 200 तो 200 जमा कर दो, कल परसों लगता है तो मेरे पास 2 लाख है तो तुम 2 लाख जमा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बैंक आप कभी भी निकाल सकते हो। बैंक आप पे जो यहाँ पे जो पेनल्टी लगा रहा था
और वो पेनल्टी इधर कभी भी नहीं लगा सकता। लेकिन फ़र्क आपको देखने को ये मिलेगा बेटा कि यहाँ पे आपको जो 6% का ब्याज मिल रहा था, अब यहाँ पे केवल वो 2 से 2.5% के बीच में रह जाता है। मैक्सिमम 2 से 3 के बीच में ऑलमोस्ट वो वेरी करता है, बैंक टू बैंक, समय टू समय, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, यहाँ पे अब ये 1 लाख को कब ले पाते हो आप, ये 2 लाख की जो समय, 2 साल की जो समय है वह पूरी हो जाती है तब, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है ना। और उसके पहले निकालते हो तो आपको पेनल्टी देखने को मिलता है, ठीक है। पेनल्टी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, ध्यान देना। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ये एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ आप क्या करते हो, देखोगे हर महीने, जैसे किसी को लगता है कि मेरे पास 1 लाख तो नहीं है, ठीक है, तो मैं एक बार में 1 लाख नहीं जमा कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 2 साल बाद 2 लाख के रुपए की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, हर महीने एक सर्टेन अमाउंट, जैसे मेरे को लगता है 10,000 रुपये पर मंथ में क्या करना चाहता हूँ, डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो हर महीने की 1 तारीख को मैं 10,000 डिपॉजिट करता जाऊँगा। तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हर महीने आप डिपॉजिट करवाते हैं, ना कि एक बार में करवाते हो, जो कि इससे बेस्ट होता है, लेकिन इससे थोड़ा नीचे होता है। मतलब कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लेट से मैं बोलता हूँ 5% के आसपास मिलेगा, मतलब एफडी से थोड़ी कम इंटरेस्ट मिलती है, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट से फिर भी ये बेस्ट होता है, ठीक है। इसमें भी एक सर्टेन टाइम होता है कि 2 साल का करवाना है, 3 साल का करवाना है, ठीक है ना। उसके बीच में आपको उसी के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप उससे पहले इसको तोड़ते हो, मतलब आप पैसा निकलवा लेना चाहते हो, तो आप पे अगेन वो पेनल्टीज वगैरह अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ये लर्न करना है। आगे बात करते हैं, बस इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो मैं अगेन मैंने क्या बोला कि जब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे सेंट्रल बैंक को, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाता ज़रूर हूँ, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं। ओके सॉरी, मेरी आवाज़ बैठ रही है। जब आपके सिलेबस में अभी के लिए नहीं है, तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, आपको मैं यहीं पे रोकता हूँ। रेगुलर क्लासेस में अपन डिस्कस कर रखे हैं, तो आपके पास नॉलेज वाइज तो चीज़ें हैं, बट हाँ अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग यहीं पे अभी रोकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। और अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को भी जरूर शेयर करना। सीनियर को 10th वाले लेक्चर शेयर कर सकते हो, कमर्शियल स्टडीज़ एंड एप्लीकेशंस के। ओके, जूनियर्स है, जब 9th से 10th में जाओगे तो वो जूनियर्स भी तो 9th में आ रहे थे, उनको भी शेयर कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, ये तुम्हें नोट्स, ओके ध्यान देना ये जो नोट्स है तुम यहाँ पे ले सकते हो। कोर्स सेक्शन में आओगे वेदत के वेबसाइट पे, या फिर बेटर होगा तो मैं ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप को जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो, यहाँ पे तुमको आईसीएसई का सेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे क्लास 9 क्लास 10 दोनों सेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे ही क्लास 9 के सेक्शन पे क्लिक करते हो और तुम्हें कोर्स के कंटेंट पे जाते हो, तुम देखोगे कॉमर्शियल एप्लीकेशन की स्मार्ट बुक यहाँ पे अपलोडेड है, यहाँ पे कॉमर्शियल स्टडीज़ की स्मार्ट बुक अपलोडेड है, यहाँ पे सिविक्स की स्मार्ट बुक जो है, सॉरी फॉर टंग स्लिप, ये भी अपलोडेड है। तो तुम यहाँ पे आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हो, इस बुक को, ओके। और ये 10th की भी देख लो, मैं दिखा देता हूँ। 10th में भी आपको आईसीएसई की हिस्ट्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सिविक्स के नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपको स्मार्ट बुक जो है कॉमर्शियल स्टडीज़ और एप्लीकेशन के, ये दोनों अवेलेबल है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना, ओके। अब ये जो नोट्स है ना बेटा, ये तुम्हारे रीड ओनली फॉर्मेट में है, मतलब कि आप इसको पढ़ सकते हो ऐप के अंदर, लेकिन आप इसका प्रिंट आउट नहीं ले पाओगे। तो प्रिंट आउट लेने के लिए क्या करना है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट के सेक्शन पे आना है। आपको दिखेगा क्लास 10 की स्मार्ट बुक है, यहाँ पे ई बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल है। स्टडीज़ की देखोगे भी ई बुक फॉर्मेट अवेलेबल है। 9th वाले की देखो ये अवेलेबल है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन की अवेलेबल है, ओके। और अदर अन्य क्लासेस के भी अवेलेबल है, जैसे क्लास 9 सिविक्स की देखोगे 149 में अवेलेबल है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हल्का सा नॉमिनल चार्जेस में हम लोग आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करोगे और इसे आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद आपको ये पीडीएफ डाउनलोड में अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप अपने एंड पे प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हो। सर आपको बहुत डिटेल में जानना है, इसके बारे में हेल्प चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 6388556077। मैं दिखा देता हूँ, हर जगह यहाँ पे नंबर लिखा होता है, आई थिंक उप्स, नंबर ही नहीं लिखा है, वाह, लिखा होगा, रुको, ऐसा नहीं होगा, बिना नंबर के काम होता नहीं है पट्टा। चलो मैं बता देता हूँ नंबर, यहाँ पे वैसे नंबर होगा, इसी कोर्स में देख लेते हैं, नंबर के बिना काम तो चलेगा नहीं। देखो ये 6388556077, ये व्हाट्सएप नंबर है। अब इसे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, दे विल कॉन्टैक्ट यू, मेरा जो टीम है आपको हेल्प करेंगे, ओके, आपको बुक को परचेस करने में, ओके। स्टिल मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पर आपके लिए नंबर लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। क्या है नंबर हमारा, 63
88556077। ओके, ये व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे बेटा, कॉल वगैरह नहीं करेंगे, वो रिसीव नहीं होती है, ध्यान देना। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, ओके, और आपको मैसेज करना है सुबह 10 बजे से ओके शाम 7 बजे के बीच में। हाउएवर आप उसके अलावा भी कभी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिप्लाई आपको इसी समय के बीच में मिलेगी। ओके, तो ध्यान देना, आप रात को 11 बजे मैसेज करो, 2 बजे मैसेज करो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको रिप्लाई इसी टाइम में मिलेगी। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी परचेस करना है तो आप कर सकते हो। कई बच्चों को लगता है कि सर प्रिंट आउट काफ़ी महंगा होता है, तो हम लोग हार्ड कॉपी ही बाय करना चाहते हैं, तो आप हार्ड कॉपी भी बाय कर सकते हो सिर्फ 499 रुपीज़ में, ठीक है ना, जहाँ पे आपके नोट्स आपके घर पे 5-6 दिनों के अंदर डिलीवर कर दिए जाते हैं। जो नोट्स डिलीवर होते हैं बेटा कलरफुल होंगे, ब्लैक एंड वाइट हम लोग डिलीवर नहीं करेंगे। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप चाहो तो डिजिटल कॉपी लेके आप अपने एंड से प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर आप यहाँ से हार्ड कॉपी ही डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, जिससे आपकी पढ़ाई अपने हिसाब से कन्वीनियंटली चलती है। जो ये एनोटेड नोट्स है बेटा मैंने ऐप में अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, किसी बच्चे को चाहिए कि सर नोट्स कैसा है, मैं पूरा देखना चाहता हूँ, तो वैसे तो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ इस नोट से, जो है तुम्हारे सामने है भाई, बट स्टिल ये PDF ऐप के अंदर अवेलेबल है, तुम जाके कभी भी इसे चेकआउट कर सकते हो और तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है तो यू कैन कंसिडर टू बाय दिस नोट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में, तो फटाफट से हम लोग ट्रेड को देखेंगे अगली क्लास में। मैं रिकॉर्ड तो अभी करने वाला हूँ, बट हाँ तुम्हें अलग अलग लेक्चर्स में मिलेगा। तो ट्रेड भी हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी कवर हो जाएगा। एंड फिर फाइनली हम लोग अपने आखिरी टॉपिक को भी पढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द एनवायरनमेंट। बेसिकली इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होगी, तो इसको हम लोग समझते हैं। एंड फाइनली हम लोग का ये पूरी जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा वन शॉट फॉर्म के सीरीज़ में। ओके, और आई होप आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें बता दो कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट से कवर करते हुए आ रहे हैं पूरे सिलेबस को। स्टिल यूनिट की आपको लगता है आपने नहीं देखा है पूरे लेक्चर्स का, तो प्लीज़ देखना, आपको बहुत ही इंगेजिंग मिलेगी। कम समय में बिना टाइम वेस्ट किए आपको सारी चीज़ें को डिलीवर करने की कोशिश की गई है। इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज देखो वन शॉट सीरीज़ में क्या होता है कि आप रेगुलर की तरह नहीं पढ़ते हो, बिकॉज पॉसिबल भी नहीं है यूट्यूब पर पढ़ाना, ना ही मैं वो कोशिश करता हूँ कभी। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या होता है एक अच्छे तरीके से हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, जितना इन डेप्थ जा सकते हैं जाते हैं। अगर मेरे से पढ़ रखे हो तो तुमको सारी चीज़ें क्लिक हो जाएंगी, अगर तुम कहीं और से भी पढ़े हो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, लेकिन हाँ तुम कभी भी नहीं पढ़े हो, तुम कभी पढ़ते नहीं हो घर पे, मतलब खुद भी बुक लेकर नहीं बैठे हो भाई, उस काइंड ऑफ स्टूडेंट से बिलोंग करते हो, उस काइंड ऑफ कैटेगरी के स्टूडेंट से बिलोंग करते हो, तब मुश्किल आएगी, उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेसिकली ट्रेड के साथ। ठीक है, बाय बाय।